नमस्कार बच्चों। देखो बच्चों, पिछली क्लास में हम जो कंजंक्शन वाला टॉपिक है इसके अंतर्गत में आपको जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनके बारे में बता रहा था। और यो तो मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक पूरा चार्ट आपको बना के बताया है और सबके मीनिंग्स भी मैंने आपको क्लियर किए हैं। परंतु बच्चों मैं आपको एक एक जो कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उनका सेंटेंस में यूज करके आपको बता रहा था। और इसी क्रम में बच्चों सबसे पहले मैंने आपको बताया था दैट कंजंक्शन। दैट का मतलब जनरली वह होता है जैसा कि आप जानते हैं, बट व्हेन यू यूज द वर्ड दैट इन द सेंस ऑफ ए कनेक्टिव और इन द सेंस ऑफ ए कंजंक्शन, और जब आप दैट शब्द का प्रयोग करते हैं किसी कंजंक्शन के सेंस में, मेरा मतलब है कि समुच्चय बोधक अव्यय के सेंस में, या कनेक्टिव मेरा मतलब है कि संयोजक के अर्थ में जब आप उसका प्रयोग करते हैं तो बच्चों दैट का मतलब वह नहीं होता, तब दैट का मतलब की होता है। ऐसा मैंने आपको बताया था। और उसके ठीक बाद में बच्चों मैंने आपको इन ऑर्डर दैट और सो दैट के बारे में बताया था। इन ऑर्डर दैट और सो दैट को आप हिंदी में कहते हैं ताकि, और दोनों का मतलब एक जैसा ही होता है। ये पर्पस बताने के लिए आप इसका यूज करते हैं। पर्पस जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, शी वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट पास द एग्जाम। तो आपने ये भी देखा बच्चों कि जब आप इन ऑर्डर दैट या सो दैट का प्रयोग ताकि के अर्थ में करते हैं पर्पस बताने के लिए, तो आप देखते हैं कि जनरली जो बाद वाला पार्ट है सेंटेंस का, जिसको कि आप सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं, उस वाले पार्ट में बच्चों आपको टेंस के अनुसार मे या माइट का प्रयोग करना पड़ता है। मे और माइट का मतलब ये हुआ कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो आपको मे लगाना चाहिए, और बच्चों अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो आपको माइट लगाना चाहिए। उसके बाद में बच्चों आपको मैंने LW यानी लेस्ट, अनटिल और अनलेस के बारे में बताया और आपको कहा कि ये तीनों ही सेमी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इसलिए सेंटेंस के जिस पार्ट में लेस्ट, अनलेस या अनटिल का प्रयोग किया जाता है, सेंटेंस के उस पार्ट में बच्चों नोट का प्रयोग नहीं हो सकता, लेकिन सेंटेंस के दूसरे वाले पार्ट में आप नोट का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा आपको बताया गया है। और यह भी बताया गया बच्चों आपको कि जिस सेंटेंस की अगर किसी सेंटेंस में लेस्ट का प्रयोग हुआ है तो पक्का बच्चों उसमें मॉडल के रूप में शुड को जरूर आना चाहिए। ये मॉडल की बात भी हो गई है। अगर सेंटेंस में लेस्ट आया है तो सेंटेंस के बाद वाले पार्ट में, यानी उस वाले पार्ट में जिसमें लेस्ट का प्रयोग हुआ है, उसमें बच्चों शुड का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। ओके बच्चों, इसके बाद में आपने देखा कि इतनी जब बात आपके बीच में हुई तो मैंने आपको बताया क्या होता है एज इफ और क्या होता है एज दो, जिसको हिंदी में कहते हैं मानो की। तो एज इफ या एज दो का प्रयोग बच्चों आप सब्जंक्टिव मूड में करते हैं, काल्पनिक स्थिति या मनोकामना वाले वाक्यों में आप इनका प्रयोग करते हैं, खासतौर पे काल्पनिक स्थिति वाले वाक्यों में करते हैं। और ऐसे वाक्यों में क्या होता है बच्चों कि बाद वाले पार्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि ही टॉक्स टू मी एज इफ ही वर माई बॉस। मैंने आपको कहा था कि ऋतुराज बिहेव्स एज इफ ही वर ए मिलेनियर। तो देखो बच्चों ही के साथ तो आ जाना चाहिए था ना, लेकिन ही के साथ में आपने देखा कि वर का प्रयोग किया गया है, एज इफ या एज दो की स्थिति रहती है। तो ठीक है बच्चों। और उसके ठीक बाद में बच्चों यहां तक की बात जब हमारे बीच में हुई थी तो ये मान के चले आप कि आपको बताया था हमने कि कंपेरेटिव डिग्री और देन की स्थिति। मेरा मतलब यह है कि अगर बाद में देन कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है तो उसके पहले बच्चों अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो उसे अपनी कंपेरेटिव डिग्री में होना चाहिए। उदाहरण दिया था कि एशियन एलिफेंट्स आर शॉर्ट देन दे आर अफ्रीकन काउंटर पार्ट्स। तो शॉर्ट को काट के आपको शॉर्टर करना था। वजह क्या थी? बाद में अगर देन का प्रयोग हुआ है तो देन एक कंजंक्शन है बच्चों, और जिसके पहले अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो वह कभी भी पॉजिटिव डिग्री में नहीं हो सकता है, वह कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में नहीं हो सकता है, वह तो हमेशा कंपेरेटिव डिग्री में ही होता है। यहां तक की बात क्लियर थी। अब बच्चों आगे वाला एक इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं आपको, समझना आप क्या रूल है। डबल कंजंक्शन, ये क्या स्थिति है बच्चों? डबल कंजंक्शन क्या होता है? डबल कंजंक्शन दरअसल बच्चों कुछ होता नहीं है, ये गलत होता है। ऐसा प्रयोग आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस तरीके का अगर सेंटेंस है तो उसमें एरर होती है। देखना आप कैसे पकड़ोगे। आप एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूं, ही आस्क्ड मी दैट, उसने मुझसे पूछा कि व्हाट माई टोटल इन्वेस्टमेंट। ही आस्क्ड मी दैट व्हाट माई टोटल इन्वेस्टमेंट। ही आस्क्ड मी दैट व्हाट माई टोटल इन्वेस्टमेंट वाज ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। उतारते चलो बच्चों, उतारते चलो।
दूसरा सेंटेंस, कैलाश came very close to me. कैलाश came very close to me. कैलाश मेरे बहुत करीब आया. And asked me that. And asked me that if. And asked me that if I would lend him some money. उतारो बच्चों, दोनों सेंटेंसेस को उतारो आप, मैं समझाता हूं कि इसमें स्थिति क्या है, समझानी, मुझे क्या बात समझानी है आप. हाँ बच्चों, आपने देखा बच्चों, पहला सेंटेंस जो हमने लिखा वो ये है कि ही आस्क्ड मी दैट, उसने मुझसे पूछा व्हाट माय टोटल इन्वेस्टमेंट वाज, कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट या मेरा कुल निवेश कितना था ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, यानी पिछले 5 सालों के दौरान. वाक्य का अर्थ ये हुआ कि उसने मुझसे पूछा कि पिछले 5 सालों के दौरान मेरा कुल निवेश कितना था. दूसरा सेंटेंस है बच्चों, कैलाश केम वेरी क्लोज टू मी, कैलाश मेरे बहुत करीब आया. एंड आस्क्ड मी दैट, और मुझसे उसने पूछा कि इफ आई वुड लैंड हिम सम मनी, कि क्या मैं उसे कुछ रुपये उधार दूंगा. यहां बच्चों देखने और समझने वाली बात जो मुझे समझानी है आपको, वो बात दरअसल यह है कि बच्चों जब आप किसी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को बड़े विस्तार से, बड़ी तफसील से आपको क्लियर किया है, तो आपको ये याद आना चाहिए बच्चों कि जब आप किसी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस कोई प्रश्नवाचक वाक्य होता है, रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है बच्चों, तो आप जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के हो सकते हैं. एक वो होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे बच्चों वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. आपको याद आना चाहिए कि जो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनका बच्चों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अलग से किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि WH वर्ड स्वयं कंजंक्शन का काम करते हैं. याद आया आपको? मैंने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट या किसी अन्य कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि WH वर्ड स्वयं कंजंक्शन का काम करते हैं. उसी तरीके से बच्चों जो यस नो क्वेश्चन होते हैं, अर्थात वे क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस का जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो बच्चों इफ या वेदर का प्रयोग आप कंजंक्शन के रूप में करते हैं. इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं और बाकी किसी अन्य कंजंक्शन का प्रयोग आप नहीं करते हैं. तो बच्चों देखने वाली स्थिति यह है कि पहले वाले सेंटेंस में आपने देखा ही आस्क्ड मी व्हाट माय टोटल इन्वेस्टमेंट वाज ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स. ये दैट बच्चों अनावश्यक है, क्योंकि WH वर्ड खुद कंजंक्शन का काम कर रहा है. उसने मुझसे पूछा कि क्या, ये जो वाट है बच्चों इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है इसके दोनों मतलब बच्चों, जो दोनों शब्दों का मतलब यही देगा. ये की का काम भी करेगा, ये क्या का काम भी करेगा. उसने मुझसे पूछा कि विगत 5 वर्षों के अंदर मेरा कुल निवेश कितना था. उसने मुझसे पूछा कि गत 5 वर्षों के दौरान मेरा कुल निवेश कितना, की और क्या दोनों का अर्थ यही देगा. समझ में आ रही है? डबल कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता बच्चों. आप देख रहे हैं ये भी एक कंजंक्शन है, ये भी एक कंजंक्शन है. अगर किसी एक वाक्य में डबल कंजंक्शन दिया हुआ है तो ऐसा प्रयोग हमेशा गलत माना जाता है. आगे बढ़ेंगे हम लोग. कैलाश केम वेरी क्लोज टू मी, कैलाश मेरे बहुत करीब आया. एंड आस्क्ड मी दैट इफ आई वुड लैंड हिम सम मनी. जब बच्चों आपने इफ का प्रयोग किया है तो दैट का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए. डबल कंजंक्शन हो गए. शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? कैलाश केम वेरी क्लोज टू मी एंड आस्क्ड मी. कैलाश केम वेरी क्लोज टू मी एंड आस्क्ड मी, या आस्क्ड मी इफ आई वुड लैंड हिम सम मनी, कि क्या मैं उसे कुछ रुपए उधार दूंगा. निष्कर्ष क्या निकला बच्चों? निष्कर्ष ये निकला कि जब आप किसी सेंटेंस को बच्चों बनाते हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, किससे बनाते हो? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट. लिखना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर
बदलने पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में WH वर्ड स्वयं कंजंक्शन का काम करते हैं, स्वयं कंजंक्शन का काम करते हैं। ओके बच्चों, और आप जानते हैं कि यस नो क्वेश्चंस में, यस नो का मतलब वे सवाल बच्चों जो HV से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो यस नो क्वेश्चंस में क्या होता है? यस नो क्वेश्चंस में इफ या वेदर, यस नो क्वेश्चंस में इफ या वेदर का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में किया जाता है। और बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको समझानी है वो ये है कि कोई WH वर्ड आ रहा है, ध्यान से सुनना, कोई WH वर्ड आ रहा है या इफ के या वेदर आ रहा है, बात को समझना। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए बच्चों, इफ या वेदर के साथ या WH वर्ड के पहले अगर दैट दिया हुआ है, यहां दैट दिया हुआ है, तो डबल कंजंक्शन की स्थिति पैदा हो जाएगी। और डबल कंजंक्शन की स्थिति अगर बच्चों पैदा हो गई, डबल कंजंक्शन की स्थिति अगर पैदा हो गई तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बच्चों डबल कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि डबल कंजंक्शन का प्रयोग करना व्याकरण की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। तो यह है बच्चों डबल कंजंक्शन की स्थिति। यह है कंजंक्शन से संबंधित छठा नियम। छठा नियम है बच्चों ये। अब मैं आपको इससे आगे वाला 7वां नियम जो है वो समझा रहा हूं। आगे देखिए बच्चों, आप इसे मैं बता रहा हूं। देखो, आगे जो बच्चों 7वां नियम है आपका वो ये है, एज या सो एज, ये दोनों ही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और दोनों का मतलब एक ही होता है, उतना जितना। इसका प्रयोग बच्चों आप तुलना करने के लिए करते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं कि यह सवाल उतना कठिन नहीं है जितना वह सवाल था, यह सवाल उतना कठिन नहीं है जितना वह सवाल था। मैं कहता हूं कि पक्षी आकाश में उतना ऊपर नहीं उड़ते जितना कि एरोप्लेन उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उतना ऊंचा नहीं उड़ते, परिंदे आकाश के अंदर उतनी ऊंची परवाज नहीं बढ़ते जितनी की हवाई जहाज बढ़ते हैं। तो उतना और जितना के सेंस में बच्चों जब हम बात करेंगे तो हमें एज या सो एज का प्रयोग करना पड़ेगा। और एज या सो एज को बच्चों हिंदी में आप क्या कहेंगे? उतना जितना कहेंगे, उतना जितना कहेंगे। ओके बच्चों, मैं आपको सेंटेंस से अपनी बात क्लियर करता हूं, देखना आप। राधा इज एज टाल एज सुधा। इसका मतलब ये हुआ कि राधा उतनी ही टॉल माने लंबी है, ऊंचे कद की है जितनी की सुधा है। दूसरा वाक्य देखना बच्चों, राधा इज नॉट एज टाल एज सुधा। तीसरा सेंटेंस देखना, राधा इज सो टाल एज सुधा। और चौथा सेंटेंस देखना बच्चों, राधा इज नॉट सो टाल
एज सुधा। चारों सेंटेंसेस को बच्चों उतारें आप। चारों सेंटेंसेस को बच्चों उतारो आप। देखो बच्चों, अगर आपने उतारा है तो मैं थोड़ा बोलता हूं। पहला सेंटेंस है बच्चों, राधा इज एज टाल एज सुधा। राधा इज माने राधा है, एज उतनी, टाल माने लंबी, एज माने जितनी, सुधा यानी राधा उतनी लंबी है जितनी सुधा है। तुलना कर रहे हैं बच्चों हम पॉजिटिव डिग्री के माध्यम से दो नाउन्स जो है उनमें तुलना कर रहे हैं हम। दोनों की विशेषता क्या है, हम ये बता रहे हैं कि राधा इज एज टाल एज सुधा यानी राधा उतनी लंबी है जितनी सुधा है। दूसरा वाक्य देखना, राधा इज नॉट एज टाल एज सुधा यानी राधा उतनी लंबी नहीं है जितनी की सुधा है। और तीसरा वाक्य बच्चों, राधा इज सो टॉल एज सुधा, राधा उतनी लंबी है जितनी सुधा है। और चौथा वाक्य है बच्चों, राधा इज नॉट सो टाल एज सुधा यानी राधा उतनी लंबी नहीं है जितनी सुधा है। अब बच्चों ये चारों वाक्य में आपको एक्चुअली इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर वाक्य में बच्चों एजेज का प्रयोग हुआ है तो ये वाक्य तो बिल्कुल शुद्ध है। ये वाक्य इसलिए शुद्ध है बच्चों क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। ये वाक्य इसलिए शुद्ध है क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। और दूसरा वाक्य देखो, राधा इज नॉट सो, राधा इज नॉट एज टॉल एज सुधा, ये वाक्य बच्चों बिल्कुल शुद्ध है। और ये वाक्य इसलिए शुद्ध है बच्चों क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है। ये वाक्य इसलिए शुद्ध है क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है। और ऊपर वाला वाक्य इसलिए शुद्ध था क्योंकि उसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ था। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वाक्य में एजेज का प्रयोग हुआ है बच्चों तो नॉट का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या कहा मैंने, अगर वाक्य में एजेज का प्रयोग हुआ है तो नॉट का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एजेज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी किया जा सकता है और एजेज का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में भी किया जा सकता है। बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, दोनों वाक्य शुद्ध हैं। आगे चलें, राधा इज सो टाल एज सुधा, राधा उतनी लंबी है जितनी सुधा है। बच्चों ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है और ये गलत इसलिए है क्योंकि नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। ये वाक्य इसलिए गलत है क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। और आगे वाला बच्चों देखना, राधा इज नॉट सो टाल एज सुधा, ये वाक्य बिल्कुल सही है। और ये वाक्य सही इसलिए है क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब बच्चों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर सो एज का प्रयोग हुआ है तो नॉट का प्रयोग होना जरूरी है। अगर सो एज का प्रयोग हुआ है तो नॉट का प्रयोग होना जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सो एज का प्रयोग केवल नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है, लेकिन एजेज का प्रयोग तो उतना जितना के अर्थ में प्रश्न मतलब सभी प्रकार के वाक्यों में किया जा सकता है। एज का प्रयोग तो उतना जितना के अर्थ में सभी प्रकार के वाक्यों में किया जा सकता है, लेकिन सो एज का प्रयोग उतना जितना के अर्थ में केवल नकारात्मक वाक्यों में ही किया जाता है। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि सो एज के साथ में नॉट का आना जरूरी है और एजेज के साथ में नॉट का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लिखना पड़ेगा, लिखो बच्चों ये बात। एजेज का प्रयोग उतना जितना के अर्थ में सभी प्रकार के वाक्यों में किया जा सकता है, परंतु सो एज का प्रयोग इसी अर्थ में, परंतु सो एज का प्रयोग इसी अर्थ में केवल
नकारात्मक वाक्यों, केवल नकारात्मक वाक्यों में ही किया जाता है। ये बच्चों आपका नियम बन के तैयार, उतारें आप इसे। ओके बच्चों, अगर आपने उतार लिया है तो हम आगे वाले नियम पर चलेंगे। आठवां नियम है बच्चों, देखना, आई, पी और पी। आई, पी, पी, ये लिखना आपको। और बच्चों ये भी मान के चलें कि आपको मैं वाक्य में प्रयोग करके लगातार एक एक कंजंक्शन समझाते जा रहा हूं, और संभवतः आप पीछे वाले जो कंजंक्शन उनको भूलते भी जा रहे होंगे, परंतु ये मान के चलें कि जैसे ही मेरे पूरे नियम समाप्त होंगे तो मैं भूली हुई जितनी भी बातें हैं वो सब बातें बच्चों आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा। आप बहरहाल ये देखें, मैंने बोर्ड पे लिखा है बच्चों, ये टी की तरह दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन मैंने एक्चुअली इसको टी की तरह लिखा नहीं है, आई है बच्चों, आई, पी, पी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे इधर साइड में लिख देता हूं, देखें आप दोबारा, ये है आई, पी, पी। अब साफ दिखाई दे रहा होगा, आई, पी, पी, ऐसा लिखा बच्चों मैंने। एक्चुअली बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई से मेरा तात्पर्य है इफ, और पी से बच्चों में बताना चाहता हूं आपको प्रोवाइडेड, और इस वाले पी से मैं आपको बताना चाहता हूं प्रोवाइडेड। ये देखो, प्रोवाइडेड और दैट। अब देखो कैसे मैं इन चीजों को क्लियर करता हूं आपको। अब पहले जो इफ है बच्चों, इसका मैं सेंटेंस में आपको यूज करके बताता हूं। इफ यू प्ले वेल, you will win the मैच। अगर तुम अच्छे से खेलोगे तो तुम मैच जीत जाओगे। दूसरा सेंटेंस, you will win the match, you will win the match provided you play well। ओके बच्चों, तीसरा सेंटेंस, you will win the match, you will win the match provided that you play well। तीनों सेंटेंसेस को बच्चों आप उतारेंगे और बात को समझने का प्रयास करेंगे कि मैं आपको इन तीनों वाक्यों के माध्यम से क्या समझाना चाहता हूं। देखो बच्चों, पहला सेंटेंस है आपका इफ यू प्ले वेल, अगर तुम अच्छे से खेलोगे, यू विल विन द मैच, तुम मैच जीत जाओगे। दूसरा सेंटेंस है बच्चों, यू विल विन द मैच, तुम मैच जीत जाओगे प्रोवाइडेड यू प्ले वेल, बशर्ते तुम अच्छा खेलोगे। और तीसरा सेंटेंस है बच्चों, यू विल विन द मैच प्रोवाइडेड दैट यू प्ले वेल, यानी तुम मैच जीत जाओगे बशर्ते तुम अच्छा खेलोगे। निष्कर्ष ये निकला बच्चों
कि इफ या इफ प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट, इन तीनों का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं आप? इन तीनों का प्रयोग बच्चों अगर या बशर्ते, अगर या बशर्ते की आप अच्छे से खेलेंगे। इफ प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट का प्रयोग अगर या बशर्ते की के अर्थ में कंजंक्शन के रूप में हम करते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारी बात तो बच्चों जारी रहेगी, परंतु इस दरमियान बीच में लेंगे हम 2 मिनट का ब्रेक। ओके। देखो बच्चों, पहला सेंटेंस बताया था मैंने आपको, इफ यू प्ले वेल। इफ यू प्ले वेल, अगर आप अच्छे से खेलोगे, यू विल विन द मैच, आप मैच को जीत जाओगे। ये आपका कुछ पार्ट जो उधर इसमें है, थोड़ी देर में सामने आएगा तो आपको दिखाई देगा, है ना। तो देखना पड़ेगा। इफ यू प्ले वेल, एक तो बच्चों आपने देखा यहाँ वेल शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर आप अच्छी तरह खेलते हैं तो इसकी अंग्रेजी बच्चों ये नहीं बन सकती कि इफ यू प्ले गुड। गुड नहीं हो सकता, क्योंकि प्ले बच्चों एक वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब होता है। इसीलिए जब हमारे घर कोई आता है तो हम उसको बोलते हैं वेलकम। मैंने कई बार कहा है, उसे आप गुड कम नहीं बोलते हैं। लेकिन जब आपको ये कहना होता है कि ये लड़का अच्छा है तो आप कहते हैं इज अ गुड बॉय। आप ऐसा कभी नहीं बोलते ही इज अ वेल बॉय। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि नाउन को क्वालिफाई करना है तो एडजेक्टिव की आवश्यकता पड़ती है, प्रोनाउन को क्वालिफाई करना है तो भी एडजेक्टिव की आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आ रही है? नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को क्वालिफाई करने के लिए तो एडजेक्टिव की आवश्यकता पड़ती है, परंतु वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए या किसी अन्य एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए। एनीहाउ, मैंने बोला कि इफ यू प्ले वेल, अगर आप अच्छे से खेलेंगे, यू विल विन द मैच, आप मैच जीत जाएंगे। बच्चों में क्या कह रहा हूं, बात को समझना। मैंने आपको कहा कि अगर आप अच्छे से खेलेंगे, जबकि आपको ये टेंस पढ़ाते समय बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है कि जिन वाक्यों के अंत में गा जी ये आता है, हिंदी अनुवाद करने पर ऐसे वाक्यों का जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं बच्चों, तो हम ऐसे वाक्यों में विल या शैल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विल या शैल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऐसे वाक्य जो होते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आते हैं। जब मैं कहता हूं कि अगर आप अच्छे से खेलेंगे, तो इस चक्कर में बच्चों अगर मैं आपको यूं कहूंगा कि इफ यू विल प्ले वेल, ऐसे कहना चाहिए था मुझे, है ना, इफ यू विल प्ले वेल, पर मैंने ऐसा कहा नहीं है। मैंने सिर्फ यूं लिखा है कि इफ यू प्ले वेल यू विल विन द मैच। ठीक है बच्चों, ओके। तो और यू विल विन द मैच प्रोवाइडेड यू, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते होता है, प्रोवाइडेड यू प्ले वेल, अगर आप अच्छे से खेलेंगे तो आप मैच को पक्का जीत जाएंगे। और इसका मतलब भी यही है। निष्कर्ष बच्चों देखो क्या निकला इसमें। पहला निष्कर्ष तो आप समझ गए होंगे कि प्रोवाइडेड, इफ प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट का प्रयोग अगर या बशर्ते की के अर्थ में किया जाता है। पहली बात तो समझ में आ गई होगी कि इन तीनों का प्रयोग, देखो बच्चों स्टार लगा के लिखेंगे आई पी पी, आप समझ गए। इफ प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट का प्रयोग अगर या बशर्ते की, ठीक है, अगर या बशर्ते की के अर्थ में
किया जाता है। दूसरी बात सुनो बच्चों, सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग होता है वह हमेशा सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाता। तो ये कौन सा हुआ बच्चों? ये सबऑर्डिनेट क्लोज हुआ क्योंकि इसमें इफ का प्रयोग हो रहा है। दूसरे वाले वाक्य में देखो बच्चों, प्रोवाइडेड यू प्ले वेल, ये वाला जो पार्ट है बच्चों ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ये सबऑर्डिनेट क्लोज से स्टार्ट हो रहा है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लोज कहना पड़ेगा। इन द सेम वे यू विल विन द मैच, यू विल विन द मैच, यहां देखो बच्चों प्रोवाइडेड दैट यू प्ले वेल, आप समझ गए होंगे। पहले वाले वाक्य में सबऑर्डिनेट क्लोज का प्रयोग वाक्य के शुरू में हुआ है और दूसरे वाले दोनों वाक्यों में सबऑर्डिनेट क्लोज का प्रयोग वाक्य में बाद में हुआ है, पहले नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो आप बच्चों ये समझ लें कि ये तो एससी है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इफ से शुरू हो रहा है और इफ क्या है बच्चों? इफ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यानी सेंटेंस का वह पार्ट जो किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है वो सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है, और सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें कोई भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं हुआ है वो बच्चों मेन क्लोज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो पीसी कहलाता है। पीसी का मतलब प्रिंसिपल क्लोज कह सकते हैं, मेन क्लोज कह सकते हैं। क्लियर? अब बच्चों निष्कर्ष ये निकला है कि ऐसे वाक्यों में क्या होता है, ऐसे जो वाक्य होते हैं उनमें जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वह तो प्रेजेंट सिंपल में होता है, और जो प्रिंसिपल क्लोज होता है बच्चों वह हमेशा फ्यूचर सिंपल में होता है। किसमें होता है? फ्यूचर सिंपल में होता है। तो देखो बच्चों लिखना पड़ेगा, ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में एससी यानी सबऑर्डिनेट क्लोज, एससी सदैव प्रेजेंट सिंपल तथा पीसी यानी प्रिंसिपल क्लोज सदैव फ्यूचर सिंपल टेंस में होता है। एक बात तो बच्चों ये क्लियर हो जानी चाहिए आप, और दूसरी बात बच्चों आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि ये वाला पार्ट जिसको आपने एससी कहा है, मेरा मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज वाले पार्ट में विल शैल का प्रयोग भूल करके भी नहीं करना है। इस वाले पार्ट में आपको दिया जा सकता है, मैं अगर यूं कह रहा हूं कि इफ यू विल प्ले वेल तो बच्चों वाक्य गलत है। यू विल या विल यू शैल प्ले वेल है तो वाक्य गलत है। मैं ये समझाना चाहता हूं कि एससी में यानी सबऑर्डिनेट क्लोज में विल या शैल का प्रयोग, विल या शैल का प्रयोग कभी नहीं होता। सबऑर्डिनेट क्लोज में विल या शैल का प्रयोग कभी नहीं होता। सबऑर्डिनेट क्लोज में विल या शैल का प्रयोग बच्चों कभी भी नहीं होता है। और इससे संबंधित बच्चों एक अनिवार्य बात और है जो भी आप समझें। मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं कि अगर आप मक्खन को गर्म करते हैं तो बच्चों ये पिघलेगा। अगर आप मक्खन को गर्म करोगे तो ये पिघलेगा। देखो सेंटेंस क्या है, इफ यू हीट बटर, इफ यू हीट बटर इट विल मेल्ट, यह पिघलेगा। ये सेंटेंस बच्चों गलत है। ये सेंटेंस गलत इसलिए है बच्चों क्योंकि इफ यू हीट बटर, अगर आप बटर को गर्म करेंगे तो ये पिघलेगा, इसमें बच्चों विल को हटाना पड़ेगा। और जब विल को आपने हटा दिया तो इट तो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट अपने लिए हमेशा क्या लेता है बच्चों, सिंगुलर वर्ब लेता है। और सिंगुलर वर्ब वह होती है जो अपने अंत में एस लेकर के आती है। आपका वाक्य अब शुद्ध बन गया है, इफ यू हीट बटर इट मेल्ट्स। अगर आप मक्खन को गरमाते हैं, अगर आप मक्खन को या नवनीत को गर्म करेंगे तो बच्चों ये पिघलेगा। मुद्दे की बात यह है कि आपके दिमाग में यह सवाल पैदा हो सकता है कि नीचे वाले सभी वाक्यों में मैंने जो इफ वाला पार्ट है, इफ देखो बच्चों आई की जगह इफ करना पड़ेगा। इफ वाले पार्ट को तो मैंने प्रेजेंट सिंपल में लिखा है। यह सच है कि इफ वाले पार्ट को तो मैंने प्रेजेंट सिंपल में लिखा है, परंतु जो बाद वाला पार्ट है उसमें मैंने विल या शैल का प्रयोग किया था और यहां पर विल या शैल का प्रयोग हुआ था, उसको मैंने क्यों काटा। ऐसा बच्चों इसलिए हुआ है, आपको यह याद रखना चाहिए, अगर देखो सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में
यूटी माने यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर सेंटेंस में यूटी का भाव है, अगर सेंटेंस में यूटी का भाव है तो दोनों, अगर सेंटेंस में यूटी का भाव है तो दोनों क्लोजेज यानी दोनों उपवाक्य ही किसमें लिखे जाएंगे? प्रेजेंट सिंपल। अगर सेंटेंस में यूटी का भाव है तो दोनों उपवाक्य ही प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं। ये बच्चों क्लियर हो गया आपका। इस तरीके से आपका ये जो नियम है IPP वाला, इसको बच्चों मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है। उतारो आप इसे उतार लो बच्चों, जो ऊपर मैंने लिखवाया है। नवा नियम लिखो बच्चों। कंजंक्शन से संबंधित नवा नियम क्या है? यह है बच्चों कंजंक्शन से संबंधित जो नवा नियम है वो है, लिखो आप BAS। बी का मतलब होगा बच्चों बिकॉज, माने क्योंकि, जानते हैं आप। ए का मतलब एज और एस का मतलब होगा सिंस। बिकॉज को हिंदी में कहेंगे क्यों, क्योंकि, ओके। एज को हिंदी में कहेंगे जैसा कि, और सिंस को हिंदी में कहेंगे चूंकि। सेंटेंस देखना बच्चों। आई बिलीव हिम बिकॉज ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। मैं उसमें विश्वास करता हूं, मैं उसकी हर बात पर यकीन करता हूं क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह सदैव सच बोलता है। आगे देखो बच्चों। बिकॉज या एज या सिंस ही ऑलवेज speaks the truth, so या therefore या thus I believe him। गौर से देखो बच्चों, गौर से देखिए, सेंटेंस को समझने का प्रयास कीजिए, क्या बात है बच्चों। है आई बिलीव हिम बिकॉज ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। मैं उस पर यकीन करता हूं हमेशा, मैं उस पर यकीन करता हूं क्योंकि वह हमेशा सच बोलता है। बिकॉज एज सिंस ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, बिकॉज का मतलब क्योंकि वह हमेशा सच बोलता है इसलिए मैं उस पर भरोसा करता हूं। एज ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ सो आई बिलीव हिम, जैसा कि वह हमेशा सच बोलता है मैं उसकी बात पर यकीन करता हूं। सिंस ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, चूंकि वह हमेशा सच बोलता है, सो या देयरफॉर दस आई बिलीव हिम, इसलिए मैं उसकी बात पर भरोसा करता हूं। या बच्चों जो बात मुझे समझानी है वो सिर्फ यह है कि आप जानते हैं कि ये तीन कंजंक्शन जो बच्चों मैंने बताया आपको BAS, इन तीनों का प्रयोग कारण बताने के लिए, क्या बताने के लिए? कारण या रीजन बताने के लिए, कारण या रीजन बताने के लिए जो है आप इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी बात बच्चों आपको समझनी चाहिए कि अगर किसी भी वाक्य के शुरू में ही बिकॉज एज या सिंस का प्रयोग हुआ है
तो ऐसे वाक्य में क्या होता है कि दोनों वाक्यों के बीच में कोमा का प्रयोग तो सही माना जाता है, लेकिन बीच में सो आ रहा है बच्चों, गलत आ रहा है। देयरफॉर आ रहा है, वो भी गलत आ रहा है, और 10 आ रहा है तो वो भी गलत आ रहा है। निष्कर्ष ये निकला बच्चों, इन तीनों को काट के यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां कोमा करना पड़ेगा और आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आज की बात हमारी यही समाप्त, और बाकी बात हम बच्चों अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार।